many problems, and somebody should look into it. It is not that large chunk of amount is required for that, but there should be a bend of mind to help them. It is a small thing, and there are Children's Commission is there, Women's Commission is there, National Human Rights Commission is there, all there. But for old people, such a commission itself is not sufficient, because commissions are by and large a recommendatory body. Even National Human Rights Commission, though it has got the powers of civil code, it is only a recommendatory body. The recommendations given by the National Human Rights Commission, fortunately respected by all governments, 99% of the recommendations are accepted by the various governments and they follow the directions. But as regards the old people, Senior Citizens Commission should have some teeth, that the order should be effective and it should have statutory enforcement. The directions given by the commission should be implemented. Old, they look after their children very carefully. They give them the best education. They give them the best food. They nurture them. They become, they reach a stage, then they don't look after their parents. They try by hook and crook, take away the property, and these parents are left in the lurch. They don't have any property. There is nobody to look after them. And all ailments come. To do the honors of presenting the memento. A round of applause, please. Thank you so much, Chandraji. Please take over. Honorable Chairman, honorable distinguished guests on the dais and off the dais. We judges have one problem. In the courtroom, advocates never allowed to speak. When we go to the room, the TV will never allow to speak. When we go to the home, BV will never allow to speak. So this is the occasion कि जहाँ इन्होंने बोलने की थोड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, उसके लिए देवदत्त जी और पब्लिक पुलिस के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि बोलने की अपॉर्चुनिटी दी है। चलिए, तो जो पब्लिक पुलिस है, इससे तो मैं शुरू से ही एसोसिएटेड हूँ फ्रॉम द डे वन, और ये आइडिया भी जो है पब्लिक पुलिस की एक्टिविटीज के बारे में देवदत्त जी ने बहुत ज्यादा बताया है, क्या क्या किया है, जैसे कि बैंक ऑफ फिक्स डिपॉजिट है और गर्मियों के अंदर पानी सप्लाई करना है ट्रैफिक पुलिस वालों को, और किसी की एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है वो हमारे पोर्टल पर भेजता है, हम उसकी एफआईआर लॉन्च कराते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज बताई हैं। और उन्होंने वेलफेयर के लिए, पुलिस के वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काफी एक्टिविटीज की है। अभी जब इसका आइडिया आया कि सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए भी कुछ किया जाए, तो दिस वाज द एप्रिशिएटेड बाय एवरीवन कि भाई इसको किया जाए। क्यों, जो ओल्ड एज है वो तो नेचुरल प्रोसेस है, हर आदमी को, हर व्यक्ति को उसको ओल्ड एज में पहुंचना ही है, आज नहीं तो कल। तो ये तो सभी के साथ लगा हुआ है, ओल्ड एज है, एवरीवन है, लेकिन उसमें एक एडवांटेज है पहुंचने का कि आदमी वाइजर हो जाता है। जितना जितना एज बढ़ती है उतना उतना वो वाइजर होता चला जाता है और उसको देख लेता है, उसका एक्सपीरियंस बोलता है, और ये जो है नेशनल बिल्डर, सोशल बिल्डर, उसमें से आ जाता है। वाइजर के लिए तो जैसे एक बार बारात गई, उन्होंने पहले कहा कि इसके अंदर कोई बुजुर्ग आदमी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक आदमी बुजुर्ग चला गया उसके अंदर छुप छुपा करके, और जब वहां पहुंचा तो लड़की वालों ने कहा कि भाई ये 50 जितने बराती हैं उतने ही बकरे हैं, खाने हैं सबको,
अब सारे दुखी के भी कैसे खाने हैं इतने सारे, तो फिर उन्होंने उस आदमी से एडवाइस लिया, छुपा हुआ था बुजुर्ग, उसने कहा उनसे कहो कि 1 डे पर डे, 1 बकरा 1 डे दे, बाकी सब खा लेंगे उसको। तो फिर वो समझ गया कि इसके अंदर कोई बुजुर्ग आदमी है जिसने एक्सपीरियंस लिया है और जिसने इसको बताया है और वो किया है, तो वो चलता है। जैसे जैसी एज बढ़ती है थोड़ी थोड़ी बीमारियां आती हैं, बॉडी साथ देना बंद करती है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, डायमेंशिया, अल्जाइमर्स, सच टाइप ऑफ बीमारी जिसके अंदर भूलने की आदत होती है, तो वो थोड़ी थोड़ी ज्यादा आने लगती है, फिजिकल वीकनेस आने लगती है। अल्जाइमर में तो आदमी की मेमोरी कम हो जाती है। एक बार जो था, एक आदमी ने कहा कि रात पार्टी में मैंने किसी ओल्ड लेडी को प्रपोज किया था, तो मैं उससे पूछता, उसने जवाब नहीं दिया। उन्होंने सुबह फोन किया कि भाई मैंने आपको रात प्रपोज किया था, आपने हाँ नहीं की। वो लेडी बोली थैंक्स गॉड, हाँ तो मैंने तभी कर दी थी, लेकिन समझ में नहीं आया किसको हाँ की थी। तो दिस अल्जाइमर, और डॉक्टर बताएंगे कि इसमें डिमेंशिया वगैरह की जो है भूलने की बीमारी हो जाती है, बात को रिपीट करने की आदत हो जाती है, और थोड़ा ये सब चलता रहता है। ये जो है, ये बीमारी जो है, इनको एक स्टिग्मा नहीं मानना चाहिए। ये स्टिग्मा नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन एजिंग रिपोर्ट है हमारी 2023 की, उसके अंदर मेंशन किया है ये जो बीमारियां हैं जिनको मैंने नाम लिया है, ये स्टिग्मा नहीं है, ओल्ड एज पर्सन के साथ ये नेचुरल प्रोसेस में आती है, वीकनेस के साथ साथ आती है। इसके जो ये रिपोर्ट तैयार की थी, जो इंडियन एजिंग रिपोर्ट है 2023 की, इसके अंदर जो पार्टिसिपेट किया था, इसके अंदर किया था यूएन पॉपुलेशन फंड, उन्होंने फंड्स प्रोवाइड, पॉपुलेशन साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और काफी मेहनत के बाद ये रिपोर्ट बनाई गई है। उसके अंदर रिकमेंडेशन भी दी गई है जो कि आप देख सकते हैं, और हमारे चेयरमैन साहब ने उसमें से कुछ रिकमेंडेशन बताई थी कि भाई ये जो है कमीशन बनाया जाए ओल्ड एज पर्सन का, ये किया जाए, तो ये सारा सारा अच्छा है। अब इस सवाल ये है कि इनको जो ओल्ड एज है इनको क्या प्रोटेक्शन है। मुझे कहा गया कि आप लीगल प्रोटेक्शन के बारे में बताएं कि इनको क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है जो हाईएस्ट है और जिसको हम कहते हैं कि ग्रैंड नॉर्म है, बेसिक लॉ है। तो उसके अंदर जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है पार्ट 4 के अंदर, उनको डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं किया सकता। दे हैव पॉजिटिव परसुएसिव वैल्यू ऑन द स्टेट, स्टेट के ऊपर प्रेशर बनता है कि आप इनको लागू करें, उनको डायरेक्ट लागू नहीं कर सकते। पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट उनको लागू कर सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो स्टेट के लिए गाइडेंस है कि भाई ये गाइडलाइंस है और इसके अंदर आप करें। उसके अंदर एक आर्टिकल 41 है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अनएम्प्लॉयड पर्सन, ओल्ड एज पर्सन और जो है सिकनेस और डिसेबल पर्सन के लिए स्टेट जो है सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, इनके लिए वेलफेयर के लिए फंड्स बनाएंगे, इनके लिए कुछ काम करेंगे। इनके लिए जैसे कि है कि कोई और मेजरमेंट है जिसमें हमारी डिमांड है कि भाई कमीशन बनाया जाए, ये अंडर आर्टिकल 41 के अंदर बन सकता है बड़े आराम के साथ। इसके अलावा आर्टिकल 46 जो है अनदर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, उसमें वीकर सेक्शन एंड जो है वीकर सेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने का आदेश दिया गया है कि आप इनके लिए कुछ बनाएं, और क्योंकि ये वीकर सेक्शन है तो ये सारा उसके अंदर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सेक्शन 20 जो हमारे पहले स्पीकर साहब ने बोला था, ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है 1956 का, उसके अंदर जो है टू मेंटेन द पेरेंट्स, दिस इज द पायस ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों की ड्यूटी है जो सिर्फ माल के लिए नहीं देखा या उनका कोई सक्सेशन नहीं देखा, बल्कि उनको मेंटेन करना है, और वो मेंटेन नहीं करेंगे तो नेचुरली मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट जाएगा, उसको करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो है मुस्लिम लॉ के अंदर भी है, हनीफी लॉ के अंदर जो है उसके अंदर भी कहा गया बोथ द सन एंड डॉटर्स हैव द ड्यूटी टू मेंटेन देयर पेरेंट्स। लेकिन पारसी और जो दूसरी कम्युनिटीज है उसमें कहीं मुझे मिला नहीं है कि उसमें ऐसी कोई ऑब्लिगेशन दिया गया हो, तो ये है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भारत सरकार ने पास किया, जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने, सेक्शन 25 है, वो जो है वो करता है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, और उसके अंदर मंथली अलाउंसेस आप ले सकते हैं अपने बच्चों से। अगर वो नहीं दें तो कोर्ट के थ्रू भी जाकर के आप ले सकते हैं, तो उसके अंदर स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। इसके अतिरिक्त नॉट ओनली हिंदू फॉर अदर्स, इवन पारसी जो उनका लागू भी नहीं होता, सीआरपीसी हमारी एप्लीकेबल है, और 125 सीआरपीसी के अंदर जो है पेरेंट्स क्लेम कर सकते हैं मंथली अलाउंसेस फ्रॉम द चिल्ड्रन। तो ये उसके अंदर साथ में प्रोविजन है सीआरपीसी का। 135 और द कंपनीज एक्ट है 2013, उसके अंदर जो है उन्होंने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक फंड्स क्रिएट करना है, और वो फंड्स जो है उस फंड्स के अंदर वेलफेयर के लिए काम किया जा सकता है।
सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो जहां फंड्स की प्रॉब्लम आती है वहां पर हमारा फंड लिया जा सकता है, कॉर्पोरेट उसके अंदर हेल्प कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये लीगल प्रोविजन है। और इसके साथ साथ भारत सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द ओल्ड पीपल, सीनियर सिटीजन्स के लिए, जैसे कि अटल पेंशन योजना है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी लगाई हुई है, हरियाणा गवर्नमेंट ने लगाई हुई है, जहां की उनको हर महीने उनको पेंशन दी जाती है बुजुर्गों के लिए। यूपी में भी शायद है वो। और इसके अतिरिक्त उनको और फैसिलिटी हर कोई ऑर्गेनाइजेशन देता है, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी है, वो कहते हैं कि भाई जितने भी आप ट्रेवलिंग करेंगे तो उसमें हम सीनियर सिटीजन्स को रिबेट देंगे, ट्रेन में भी देंगे। और अर्ली डिस्पोजल ऑफ द केसेस, अगर आपका कोई केस पेंडिंग है, आप एप्लीकेशन लगाइए कोर्ट में कि भाई मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरा केस पेंडिंग 25 साल से चल रहा है, इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट विल डायरेक्ट इमीडिएटली, अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज नहीं सुनता तो चीफ जस्टिस को लिख के वो आपको देगा कि इनका केस प्रायोरिटी के बेस पर कर दिया जाए। तो ये इसके अंदर है। और उनको हमेशा प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कहीं क्यू लगी है, कहीं कुछ है, चेकिंग है, कस्टम ड्यूटी पे लगना है, क्या लगना है, तो वो उनको प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है सीनियर सिटीजन्स के लिए। और इनके अलावा जो है सीनियर सिटीजन का डिपॉजिट है 15 लाख तक का, जिसके ऊपर फिक्स 8.5% इंटरेस्ट मिलता है बैंक के अंदर, 5 साल के लिए है वो टेन्योर पोस्ट। तो ये सारा उसके अंदर दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स के अंदर जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका सारा खर्चा जो है वो डिडक्टेबल है। 80D के अंदर जो है हेल्थ इंश्योरेंस आपका जो पेमेंट देते हैं वो अवेलेबल है। 194P के अंदर एग्जेम्पशन फ्रॉम फाइलिंग ITR, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है एक्सेप्ट पेंशन और इंटरेस्ट, तो आपको ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये स्पेशल प्रोविजन दिया गया इनकम टैक्स में। 80DTB के अंदर जो है ट्रीटमेंट अप टू 1 लाख तक का वो एग्जेम्प्टेड है। और 80TTB के अंदर ही 50,000 तक की जो इंटरेस्ट आता है आपको बैंक से या पोस्ट ऑफिस से, वो आपका एग्जेम्प्टेड है। तो इतनी सारी फैसिलिटी दी गई। इसके तरह अतिरिक्त और भी फैसिलिटी होंगी जो मेरी नॉलेज में नहीं है, जो सीनियर सिटीजन को देने का प्रयास किया गया है। और इसके अतिरिक्त एक नया प्रोविजन है रिवर्स मॉर्गेज। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप बैंक को उसको मॉर्गेज कर रहे हैं, उसमें आपको वैल्यू लेकर के, मान लीजिए 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 40 लाख की उन्होंने वैल्यू ली, 40 लाख रुपए तक आपको मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा इंस्टॉलमेंट में हर महीने के हिसाब से। और जो उसके सक्सेसर हैं जब वो पैसे वापस कर देंगे तब प्रॉपर्टी उनको फ्री कर दी जाएगी, वरना वो बैंक को नहीं चली जाएगी। तो एक ओल्ड एज में अगर आपके पास प्रॉपर्टी, तो नेवर गिव टू योर चिल्ड्रन। इफ यू आर फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिवर्स मॉर्गेज करिए उसको। और उसके साथ साथ आप मंथली उससे पैसा लेते रहिएगा कि भाई मुझे जो है 50,000 रुपये महीना चाहिए, तो दे देंगे आपके वैल्यू की प्रॉपर्टी के हिसाब से। और जिसको बाद में प्रॉपर्टी मिलेगी आपके जाने के बाद, वो रिवर्स कराए नहीं कराए वो उसकी मर्जी है। तो रिवर्स मॉर्गेज, दिस इज वन ऑप्शन। वैसे तो ये कहा जाता है कि भाई प्रॉपर्टी अपने जीते जी देने दी सी है, बाद में तो उन्हीं की है सब कुछ। तो इसके अंदर ये है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स। अभी हमारे जो है रूरल एरिया के अंदर जो है और जो बैकवर्ड एरिया के अंदर है, वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि पॉवर्टी है, वीकनेस है, और वीक ऑफ द सोशल सिक्योरिटी है, उनको सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं मिलती, कोई भी जा रहा है। पुअर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं, इलनेस है, डिजिटल इग्नोरेंस है, उनको नहीं आता, मुझे नहीं आता डिजिटल कंप्लीटली करना, एज के साथ साथ दिस न्यू एज एरा है, तो उसके अंदर ये है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, और हाउसिंग है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम उसके अंदर जो रिपोर्ट्स में थी उसके अंदर डिस्कस की गई है, और इसी के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मैंने पब्लिक पुलिस के अंदर भी कहा था कि भाई कुछ हमें ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जो इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकती हूँ। इसके अतिरिक्त एक और चीज है जो कभी भी कहीं डिस्कस नहीं होती, और बुजुर्गों के साथ वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है लोनलीनेस, अकेलापन। आप फॉरेन में देखेंगे आदमी खुद से बात करता जाता है, कोई बात करके राजी नहीं है, खुद बुदबुदाता है, लोनलीनेस है। तो अगर आप देखें इसमें एक है बहुत ही सीनियर लेडी है, सुलभा आर्या, और वो सुलभा आर्या क्या है, एक्ट्रेस भी रही है। जब भी आप ग्रुप बॉन्ड टी लेंगे तो एडवर्टाइजमेंट आपको याद आएगा कि वो चाय लेकर के एक मेडिकल उसके अंदर हॉस्पिटल के वेटिंग हॉल में पहुंचती हैं, और जो वेटिंग करते हैं उसको चाय का कप देती हैं, बेटा तुम्हारा कौन एडमिट है, मेरे पापा है, और आपका कोई नहीं, मैं तो सामने रहती हूँ, यहाँ चली आती हूँ। क्यों, वो क्यों चली आती है, लोनलीनेस, जस्ट टू पास टाइम।
ऐसे ही जिसको देते हैं वो भी लोनलीनेस है, जो अटेंडेंट है। तो इस तरह से जो लोनलीनेस है इसको हम दूर कर सकते हैं आपस में मिल करके, आपस में बैठे क्लब टाइप बना करके, शाम को चौपाल लगा करके गांव में, या जैसे भी है। आजकल आइसोलेशन हो गया, फ्लैट्स में आदमी बंद हो जाता है, किसी को पता ही नहीं कहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो उसको जो थोड़ा अवॉइड किया जाए, मिलना जुलना रखा जाए, बिना मतलब के मिलना जुलना रखा जाए। जरूरी नहीं कि मतलब से मिला जाए, लेकिन उससे क्या होता है, एक्सचेंज होता है, व्यूज होते हैं। अभी हमारा एक ग्रुप भी है जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री का, ये बहुत पुराना ग्रुप है, उसमें लेके इंदिरा गांधी, मोदी से लेके चीफ जस्टिस, जिसके चाहो उसकी ऐसी तैसी करा लो, लेकिन वो अपना मिलते हैं महीने में और डिस्कस करते हैं हर चीज को। और उसके अलावा चाहे वो प्रॉब्लम इजराइल की हो या कुछ भी, सोल्यूशन वही मिलेगा उसका, और वो सोल्यूशन जाने के बाद खत्म भी हो जाता है, लेकिन वो एक घास निकल जाती है, लोन मिल जाता है। तो इसके ये इसके करना चाहिए। और मेरा तो कहना ये है कि इसके अंदर जो है हर आदमी को थोड़ा सा बिजी रहे, व्यस्त रहे, चाहे वो सोशल सर्विस में रहे और चाहे वो जो है धार्मिक कार्यों में रहे, कहीं भी रहे। तो सोशल के साथ साथ ये है, एक ही स्लोगन मैं दूंगा, व्यस्त रहो और मस्त रहो। और अगले थैंक यू वेरी मच। बहुत शॉर्ट में मुझे चेयरमैन बोलने का मौका मिला। अब नाउ नेक्स्ट स्पीकर विल बी श्री पीसी जैन। धन्यवाद जस्टिस सिंघिया साहब। मैं अभिभूत हूं कि आपने सारे प्रोविजंस ऑफ लॉ हम लोगों को समझाए हैं। कुछ समझ में आए हैं, कुछ हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इतना एग्जॉस्टिव आपने हम लोगों को बताया है। हम चाहेंगे कि जो आपके रिकमेंडेशंस हों वो हमें दे दें, ताकि हम अपने जब गवर्नमेंट को हम फॉरवर्ड करें तो उसमें इनकॉर्पोरेट कर लें। मैं बीच में इंटरप्रेट करने के लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि प्रदीप राय साहब हमारे बीच में हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, और ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और हमारे अनुरोध पर, चूंकि उनके कई सारे कॉन्फ्रेंसेस भी चल रहे थे, लेकिन उन सबको कट करते हुए उन्होंने मेरे से कहा कि मैं 15 मिनट के लिए ही आऊंगा। तो मैं उनका हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि वो आपके और उनके बीच में मैं समय न लेकर उनसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि वे गांव की पृष्ठभूमि से हैं, उनको गांव का भी, शहर का, पढ़े बीएचयू से हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा, रहस्य की पत्रकार भी रहे हैं, वकील भी हैं, और वरिष्ठ वकील हैं, और मीडिया के भी एक स्तंभ हैं। तो हर चीज का समावेश उनके अंदर है। तो मैं चाहूंगा कि वो यहाँ आए और अपनी बात को रखें। धन्यवाद। ये डिक्लेयर कर रहे हैं हमारे जुनेजा जी कि सुप्रीम कोर्ट बार के ये फ्यूचर प्रेसिडेंट भी हैं। कल ये दावत खा के भी आए हैं। जस्टिस केजी बालाकृष्ण कर चुके हैं, और अब उनको अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं कर रहे हैं। तो हमारे जस्टिस बालाकृष्णन हैं, वो कार्य कर रहे हैं, और बहुत से हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि अभी भी रेलेवेंट है, अभी प्रासंगिक है, और जो समाज के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न उनका नहीं है, प्रश्न वो एक बहुत बड़े संख्या के वरिष्ठ नागरिक हैं जो उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं, उनको पारिवारिक सपोर्ट सिस्टम नहीं है। उनके लिए क्या किया जाए? मैं समझता हूं कि आज ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश में न सामाजिक न प्रशासनिक कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं जिससे कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों को मैं मानता हूं कि पब्लिक पुलिस में अगर कुछ भी हो रहा है तो उसकी सोल इंस्पायरेशन, जो हमें बल मिल रहा है, ताकत मिल रही है, वो आपसे मिल रही है। अगर आप इस सेंटर पॉइंट में नहीं होते तो पता नहीं
कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ अच्छा काम करते हैं कि लेकिन कुछ वल्चर्स होते हैं जो बाहर से आते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये सब कुछ आप लीजिए और लेके निकल जाइए, पर आपके रहते हुए एक डेकोरम भी रहता है, एक ये भी रहता है कि फादर फिगर इज सिटिंग देयर, नो हाउ टू कंट्रोल द फैमिली. तो बिकॉज ऑफ यू सर everything is intact and we are having now full of fruits. Of Europe. The other thing is that apart from this advocacy, that we do advocacy, this is at one level, but the other level is to do empirical work. जो ठोस कार्यक्रम होना चाहिए, एक कार्य योजना बनाए. हम लोग सब बैठ के ये 2 दिन का आपका कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में यदि हम विशेषज्ञों से यही पूछे कि हम कार्य योजना किस प्रकार बनाएं. अनुमोदित करता हूँ और इस सेशन में जिन लोगों के हम शुभ वचन सुन चुके हैं उनसे मैं चाहूँगा कि वो सामने आ जाएं, सामने वाली सीटों पर या यही बैठे रहें, कोई बात नहीं, जैसा सरपंच का निर्णय. और मैं चाहूंगा इस श्रेणी में सबसे पहले, कोई बात हो गया, और उसमें सबसे पहले मैं डॉक्टर R.K. तिवारी चेयरमैन, वो बात नहीं, तो मैं सबसे पहले श्री R.K. तिवारी जी जो कि एक्स चीफ सेक्रेटरी यूपी रहे हैं और उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, और क्योंकि हम यूपी में ही हैं तो वो यहाँ का उपस्थित पब्लिक पुलिस के देवदत्त जी अभी गए हैं शायद छोड़ने के लिए, बट देवदत्त जी का नाम लिए बिना तो ये फंक्शन पूरा नहीं हो सकता है. श्री महेश्वरी जी संस्था के सचिव हैं, सभागार में उपस्थित शारदा यूनिवर्सिटी के भी चांसलर साहब पहले थे आप मौजूद. शारदा यूनिवर्सिटी का भी बड़ा सहयोग इस कार्यक्रम के लिए है, उनके सभी पदाधिकारी और यहाँ विराजे हुए पब्लिक पुलिस संस्था के, शारदा यूनिवर्सिटी के और अन्य सभी गणमान्य भाइयों बहनों, मीडिया के बंधुओं. सबसे पहले तो मैं पब्लिक पुलिस संस्था को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर इस कार्यशाला का आयोजन किया है और इस महत्वपूर्ण विषय पे, जिसमें कि आमतौर पर चर्चाएं कम होती हैं, इस पर विचार करके कुछ कार्य करने का बीड़ा उठाया है. इसके लिए पब्लिक पुलिस संस्था को, शारदा यूनिवर्सिटी को और उनके सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. इस कार्यक्रम में आने के पहले मैं विचार कर रहा था, मैं भी अब पिछले वर्ष मैंने 60 वर्ष पूरा किया है, तो मैं भी वरिष्ठ नागरिक हो गया हूं. और जब वरिष्ठ नागरिकों की बात होती है, अभी कुछ वक्ताओं ने, किसी ने वरिष्ठ शब्द का प्रयोग किया, किसी ने ओल्ड शब्द का प्रयोग किया और किसी ने बूढ़ा शब्द का ही प्रयोग किया. तो बूढ़ा सुनना बड़ा अटपटा लगता है. अभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम लोग बूढ़े हुए हैं या अक्षम हुए हैं. मैं अपने सभी जो वरिष्ठ नागरिक भाई हैं, देवदत्त जी, मैं आपका भी ध्यान चाहूंगा, जितने भी मेरे वरिष्ठ नागरिक भाई हैं, ये जो हमने 60 साल की एक सीमा रेखा खींची है, ये हमारी आपकी बनाई हुई एक रेखा है, बड़ी एक कृत्रिम रेखा है ये. और इस रेखा का उद्देश्य केवल सरकारी क्षेत्र में या कुछ निजी क्षेत्रों में जो हम सेवाएं देते हैं
उसकी सेवा निमित्त से ही संबंधित है। इसका और कोई, मैंने बड़ा कोशिश किया कि मैं अध्ययन करके निकालूं कि 60 साल में क्या बायोलॉजिकली या मेडिकली आदमी में अचानक, कोई डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, क्या अचानक हम लोग पहाड़ से जमीन पे आ जाते हैं, या हम शक्तिमान सर्वशक्तिमान से अशक्त हो जाते हैं, या बाहुबल से निर्बल हो जाते हैं? ऐसा तो कोई साक्ष्य कहीं उपलब्ध नहीं है। जीवन तो ये निरंतर है, सतत है। इसलिए 60 साल की सीमा भले ही हमारे किसी उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक होती हो, लेकिन हमारे जीवन के कर्मों के लिए ये कोई सीमा नहीं हो सकती है। हमारे बीच में कई लोगों को एक स्मरण होगा, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो देश की औसत आयु 35-40 साल के बीच में हुआ करती है, और आज जो 2020 का सर्वे हुआ है उसमें मानव की औसत आयु, the average life expectancy of a person who is born in 2022 is now well above 70 years. तो अगर जब 35-40 साल की औसत आयु हुआ करती थी तब में, और अब जब औसत आयु 70 साल के ऊपर है, और इस पर तो हम कभी और चर्चा करेंगे कि हमारे देश में 70 साल है, लेकिन जापान में 85 ईयर्स 85 वर्ष है औसत आयु। उसके कारण है, उस पर कभी हम अलग से विचार करेंगे। लेकिन अगर औसत आयु 70 है, 1.5 गुनी 2 गुनी बढ़ चुकी है पिछले 50-60 सालों में, तो जैसा हम लोग कहते हैं कि टुडे 60 इज न्यू 50, तो वाई न्यू 50, वाई नॉट न्यू 40, वाई नॉट न्यू 30? मेरा कहने का आशय ये है, आप अगर 60 साल के हैं तो पुराने जमाने के आप अपने आप को 40 साल का मानिए, और अगर आपको 40 साल का मानेंगे तो आप उसी उत्साह से, उसी ऊर्जा से अपने हित में भी, अपने परिवार के हित में भी, अपने समाज और देश के हित में भी कार्य कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है स्वस्थ रहना। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप 70 वर्ष के भी हैं तो भी 10 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। यहां मैं समझता हूं 60 साल से ऊपर जो बच्चे बैठे हैं, मैं स्वयं 7-8 किलोमीटर डेली चलता हूं, जॉगिंग भी करता हूं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग चलते फिरते होंगे अगर आप स्वस्थ हैं। By the judiciary as well as by the citizens as well as by the political parties. In 2006, it was asked to come up with a Model Police Act, and this committee was constituted by the Government of India. The committee drafted a Model Police Bill, keeping in view the changing role and responsibility of police and the challenges before it. It also recommended attitudinal changes in the police and eliciting the cooperation and assistance of the community. In the police training curriculum, it suggested the following delineation of the social responsibilities of the police. It stated that every police officer shall, number 1, behave with the members of the public with due courtesy. Sometimes it shows the concern, and sometimes it shows that where we have reached. Because this is the country, this is the nation where we, in every puja, in every mantra, we used to say Matra Devo Bhav, Pitru Devo Bhav, even Atithi Devo Bhav. And then the old sayings, the Kalvadan Silasya, Nityam Viddhopasevinah, Chatwaritasya Vardante, Ayu Vidya Yaso Balam. Meaning by that, if you serve the old person, you will get
a kind of fame, you will get name, you will get money, and you will get all kind of happiness. Today the subject is related to law, and Honorable Justice Chandra sir, he has covered most of the laws which is available, but I will share few of my experiences in the cases in which I have appeared. Prior to that, I will share one experience, and then the concept, how it is not related with the Western concept and why we have to implement in a different way. In 2009, I had an opportunity to travel with the US ambassador to his village, Iowa. And when we visited his place, we stayed at his house. It was a big farm, around 1,000 acres. His old parents, they used to take care of entire real estate and properties. We had a good time. I visited with my family. We had a very good time. And parents were also so hospitable. They used to attend us on every moment. And we thought that there is no difference. They also have the same kind of love, same kind of passion with their children. But the day we were departing from his village, their parents came with a big list. And he took out this money and he paid few $1,000s to the parents. I said, what is this? He said, this is the bill for our stay. So I was shocked because I did not imagine that such things can happen with the parents. And then, adding to my shock, the son, who was the ambassador, he paid around $5,000 as a tip to the father. They all were in tears while they were departing because son was leaving. But this kind of arrangement, especially in the society, I had never imagined. And I had never seen such behavior in our society. Belonging to the village background, I have studied from the village school under a tree because we did not have a building, we did not have a teacher also. Because normally most of the government hospitals and government schools are facing the same fate. You will not find a doctor in rural hospitals, you will not find a teacher in the rural schools. But we have seen, we have learned from the senior citizens, we have learned from our elders in the village, and their teachings and their experiences were always more than what we studied in the books. Most of them were not educated. I am the first generation, first person in the family who came to the city. Prior to me, there was no one in my family who had been to the city, but what I have learned from them, the words of wisdom, the attachment, the care for the family, and the respect for the elders, that normally and generally I miss in the busy life of our capital. Maybe all of Noida people, they must be knowing the name of neighbors. But the big apartments, they even miss that who is staying in the next door. So that is the situation. I recall a case in which I was appearing. That case belonged to a very top photographer of Bollywood. And his grandmother, she had filed a petition in the High Court. She has crossed with the provisions of 125 CRPC, and then thereafter they had came to the tribunal under Senior Citizens Act. And despite filing that petition, they could not secure the maintenance. And the issue was very peculiar. The issue was that the lady who was filing this petition, she was around 93-year-old. And her daughter-in-law, she was 64-year-old. Both of them were senior citizens. The property was self-acquired by the father of this daughter-in-law, husband of mother-in-law. And the son, he used to claim that property and they were not behaving properly. So fed up with the son and daughter-in-law, the father-in-law decided to give this property to two daughters who were staying in the US on a condition that they will maintain them. Though it was just a formal thing, otherwise they were maintaining only.
And that case was prolonged for around 15 to 16 years. 2005 and 7 acts were there, but you see, we are in 24 and it was decided in 22. After 20 long years of battle, they were not even allowing to install CCTV cameras. And the situation was such that every day that old father used to go to the court on every hearing, and they were trying to find out a solution. Ultimately, that photographer, he met me through one Gujarat member of parliament who is now minister. And he told, sir, this is the situation and I want to help my great grandfather. We have no interest in the property. But how to do that? So under this matrimonial home, that daughter-in-law was entitled to stay in that house. But property belonged to father-in-law. And father-in-law had gifted it to daughters. So they used to claim that because this property does not belong to them anymore, so they do not deserve the protection of the act because they have gifted the property. There the act comes for the rescue. And the act says that even if you have gifted something, then there should be certain criteria that in what conditions you have given this. If the property has been transferred, that has been given by the way of fraud, coercion, or undue influence. So these three lines can cover everything. Because suppose you say something to your senior citizens and they transfer the property, they can certainly say that whatever they said prior to acquire this property was by the way of fraud, because they never intend to follow this. Are there blackmail? Sometimes emotional blackmail is very prevalent in India. Children cry, somebody is in tears, and parents, they do everything for the kids. Even if they don't have the sufficient means, even then they will try to fulfill all the desires of kids. And then undue influence, that you get some other friend or outsiders and request them. So I tried to frame my set of argument in these three walls, and ultimately we succeeded. We said that even if he had gifted this property, but he has every right to stay in that property in the lifetime because the daughters have given the undertaking to maintain it. So property. P.C. Jain, Times Bank, Jaipur. For the sides, please. नमस्कार साथियों, आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पी.जी. बालाकृष्ण साहब, देवदत्त शर्मा जी, राकेश महेश्वरी जी, मंच पे विराजित अति सम्माननीय प्रबुद्ध सदस्यगण और सभी श्रोतागण, मैं पी.सी. जैन। बहुत सारी चर्चाएं वरिष्ठ नागरिकों पे आज हो रही हैं और बहुत अच्छा कार्य पब्लिक पुलिस ने इसको आज उठाया है। जितने भी आयाम वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के हैं, उसमें से एक के ऊपर चंद्रा साहब ने जो लास्ट में ध्यान दिलाया था, अकेलेपन की समस्या, हम उसके ऊपर काम करते हैं। एक क्षेत्र हमने पकड़ा है और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हो सकता है आप में से कुछ ने पढ़ा हो, यूएस में ह्यूमन लाइब्रेरीज चलती हैं। जैसे आजकल बच्चे लाइब्रेरीज में पढ़ने जाते हैं, पैसा देते हैं, घंटे पर बैठ के वहाँ पढ़ सकते हैं क्योंकि घर में इतनी सुविधा नहीं होती। वहाँ पे ह्यूमन लाइब्रेरीज हैं, आप जाएं वहाँ पर, क्योंकि आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, तो वहाँ आपको बंदा मिलेगा बात करने के लिए। आप पैसा दीजिए, जितनी देर के लिए पैसा देंगे उतनी देर के लिए कोई आपसे बात करने के लिए मौजूद होगा। और ये बीमारियां अब हमारे देश में भी आती जा रही हैं। परिवार बहुत छोटे होते जा रहे हैं, बच्चे हैं नहीं, बाहर चले जाते हैं और बुढ़ापे में हम अकेले रह जाते हैं। हमारी कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता। ये कंसेप्ट इंडिया में भी आ गया, जिसको रतन टाटा ने फंडिंग की है। स्टार्टअप है जहां आप पैसे दीजिए, आपके पास कोई बंदा जाएगा ताकि आपके साथ मनोरंजन हो सके, आपके साथ बातचीत कर सके। लेकिन ये सब हमने 2019 में शुरू कर दिया था। 2018 में
तो हमने कंसीव किया था विषय को, और 2019 में हमने इसे प्रारंभ कर दिया था। सफलतापूर्वक हम चला रहे हैं। ये हमारा रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर है, टाइम बैंक के नाम से टाइम बैंक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, इनकम टैक्स में भी रजिस्टर्ड है। ये पुलिस डिपार्टमेंट राजस्थान का हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उनकी एक स्कीम होती है बीट कांस्टेबल, जिसके तहत सीनियर सिटीजन्स की देखभाल वो करते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं होता, तो उन्होंने अपने सारे थानों को ये इंस्ट्रक्शन दिए कि सीनियर सिटीजन्स को टाइम बैंक के साथ अटैच किया जाए ताकि ये लोग उनकी देखभाल कर सकें। कुछ यूनिवर्सिटीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। यूपीएस यूनिवर्सिटी देहरादून की है, जयपुर की IIS पूर्णिमा यूनिवर्सिटीज है, जो अपने बच्चों को इंटर्नशिप के लिए, अपना जो भी महीना 2 महीने का उनका इंटर्नशिप होता है सोशल सर्विसेज के लिए, उसके साथ हमें हमारे यहाँ पे भेजती है, और हमारे वो बच्चे बुजुर्गों का ध्यान रख के उनसे बातचीत करके उनकी सेवा करके और इंटर्नशिप अपनी पूरी करते हैं, जिसके लिए हम सर्टिफिकेट भी उनको इशू करते हैं। राजस्थान सरकार ने अपने हायर एजुकेशन में एक नया सब्जेक्ट शुरू किया है, और अब वो अपना जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP, उसके तहत भी ये सरकार ने एक सब्जेक्ट उसमें अनिवार्य कर दिया, जिसको कम्युनिटी सर्विस कहते हैं। बच्चों को अनिवार्य रूप से कोई ना कोई कम्युनिटी सर्विस करनी है, तो उसमें भी राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने टाइम बैंक को अनुमोदित किया हुआ है कि बच्चे टाइम बैंक के साथ में बुजुर्गों की सेवा करके कम्युनिटी सर्विस का काम कर सकते हैं। ये अकेलेपन की जो समस्या है कितनी गंभीर है, एक छोटी सी फिल्म आपको दिखाना चाहता हूँ। 2 मिनट की है। आपने नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध एक्टर रहे हैं धर्मेंद्र। एक सीरीज उनके ऊपर बनी थी, हर घर कुछ कहता है, एशियन पेंट्स की एक सीरीज थी, कई एपिसोड्स थे, उसमें से एक छोटी सी क्लिप हमने निकाली है। अपने आप में एक ब्रांच है। अभी हमने वेबसाइट पे डिजाइन किया हुआ है, पिन कोड के हिसाब से पोस्टल पिन कोड इजीली डिफाइन हो सकती है, और उसमें अब हमने सब एरिया डिफाइन किए हुए हैं। तो जो एडमिन्स होते हैं हमारे उस एरिया के, वो एडमिन्स अपना एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये 3 किलोमीटर का 2 किलोमीटर का एरिया है, ये 30-40 हमारे मेंबर हैं। उनकी रेगुलर मीटिंग्स करते हैं। मीटिंग्स के माध्यम से धीरे धीरे उनको अच्छे मित्र बना देते हैं, अंडरस्टैंडिंग बना देते हैं, एक दूसरे को जाने लगते हैं, समझने लगते हैं। अपनी कॉलोनी में रहते हैं, अपनी लोकेलिटी में रहते हैं, तो बहुत सारे लोग अपने आपस में एक दूसरे को जानते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे वो दिन रात जाकर उनसे वैसे भी मिल सकते हैं, आते जाते भी बात कर सकते हैं। हमारी मीटिंग्स पार्क्स में होती है, टेम्पल में होती है, किसी के घर पे होती है। हम कोई खाने पीने का खर्चा नहीं करते। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक पता देना होता है। इसके अलावा पूरे इंडिया में हमारे कहीं ऑफिस नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, सारे वॉलंटियर्स हैं। वॉलंटियर्स के बेसिस पे वो काम करते हैं। हर ब्रांच के लिए एक मैनेजर लगा हुआ है, वो भी वॉलंटियर है, मेंबर्स में से ही है, जो उनके रेगुलर मीटिंग्स करता है, मेंबर्स का वेरिफिकेशन करता है, KYC करता है, घर पे जाके देखता है और प्रॉपरली वेरिफिकेशन करके उनका काम करता है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। हर रिक्वेस्ट, किसी को भी कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो वो रिक्वेस्ट वेबसाइट के थ्रू जाती है। हर एक का रिकॉर्ड होता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कब गया था, कब नहीं गया था, और उसी के हिसाब से उसकी वो पासबुकें जनरेट होती है। टेक्नोलॉजी का हमने पूरा सहारा लिया हुआ है। हमारी वेबसाइट है timebankofindia.com, उस पर ये डिटेल्स भी मौजूद है। मैं हमारे साथ में मेरे मैनेजिंग ट्रस्टी हैं मिस्टर अनिल कुमार खोसला, मैं उनको चाहूँगा कि वो कृपया मंच पर आएँ और हम एक फोटो, ग्रुप फोटो सर के साथ में आपके NGO के साथ काम करेगा, ऐसा हम लोग आगे कोई MOU करेंगे। मैं अब चूंकि लंच का समय हो चुका है और लोगों के बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही होगी, 2 हमारे केवल स्पीकर्स रह गए हैं लंच के पहले वाले। मैं चाहूँगा कि 2-2 मिनट आएँ और अपनी बात को रखें ताकि लंच और देर ना हो। पीताम्बर शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, उसके बाद मिस्टर NP सिंह पुंडरवा, उनसे अनुरोध करूंगा, उसके बाद लंच, और लंच के बाद फिर दोबारा से सेशन शुरू होंगे। अपनी बात को सूक्ष्म से कहने की कृपा करें क्योंकि टाइम ओवरशूट कर गया। इनका बेटा पढ़ा था, मेरे बड़े बेटा का दोस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय देवदत्त जी। मंच पर आसीन जस्टिस बालाकृष्ण जी, सतीश चंद्रा जी, हमारे योगेंद्र नारायण जी जो 91 में हमारे ग्रेटर नोएडा के चेयरमैन यहाँ थे। देवदत्त जी तो हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं, जब ये IAS भी नहीं थे तब से मेरे इनके संबंध हैं। ये इंजीनियर थे PWD में। इन्होंने ये जो कार्यक्रम किया है, भाई सबसे पहले तो बधाई बनती है कि मैं
बधाई दूं इनको, और इस बात के लिए बधाई दूं कि इन्होंने जो सीनियर सिटीजन्स के ऊपर यहाँ एक सेमिनार, एक मीटिंग रखी है और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया है, तो धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित, अति सम्मानित भाइयों और बहनों, मैंने बड़ी गंभीरता से जहां जो बड़ी बड़ी विभूति यहाँ बैठी हैं उनके विचार सुने। मैंने ये महसूस किया कि विचार कानूनी हो सकते हैं, सामाजिकता इसमें कम दिखाई दी। बड़े लोग जो शहरों में रहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, और जो देहात में रहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, सीनियर सिटीजन्स की। आर्थिक दृष्टि से कोई कमजोरी नहीं है, जैसे हमारे वकील साहब ने बताया। उनको जो अकेलापन की बात चंद्रा जी ने कही, ये सबसे प्रमुख है। पेंशन मिल रही है, खाने की कोई दिक्कत नहीं है, अकेले हैं, कैसे टाइम काटेंगे। पहले 4-4 बच्चे होते थे, 2 नौकरी करने चले गए, 2 घर रहते थे खेती में, तो बड़े बूढ़ों का काम चल जाता था, बेटा पोते सब मिलते थे। लेकिन अब एक बच्चा है, वो भी अमेरिका भेज दिया, किसी ने कनाडा भेज दिया, अकेले रहेंगे, क्या करेंगे। बहुत सारे सीनियर सिटीजन के सामने इतनी समस्याएं आती हैं। तो मैं आपको बताऊं, देवदत्त जी एक NP सिंह IAS थे, हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। उनके 2 बेटे दोनों अमेरिका में चले गए। हम रोज मिलते थे पॉलिटिकल मैटर्स पे, तो बसंत कुंज में वो रहते थे। अचानक उनको कैंसर हो गया और इतना फैल गया कि 10-5 दिन के वो मेहमान थे, तो वो बड़े निराश हुए, बहुत उदास हुए। वहां फोन किया गया, मैं गया मिलने बसंत कुंज। मैंने फोन किया उनके बेटे को, तो उन्होंने कहा अंकल मेरे को तो छुट्टी नहीं है, छोटे भैया से बात करूंगा। तो आप ये देखिए, दोनों में से कोई नहीं आया। 1 हफ्ता बाद उनकी डेथ हो गई और हम लोग पहुंचे अपने साथ 10-5 लोग लेकर के। तो हमने जब फोन किया कि नहीं मैं तो नहीं आ पाऊंगा, छोटा भैया आ रहा, उसको टिकट नहीं हुआ, कल टिकट होगा, 2 दिन में आएगा। उनकी बॉडी 4 दिन बसंत कुंज में उनकी कोठी पे रही। आज ये बताइए, पढ़ाने का क्या मतलब, क्यों औलाद मांगता है, क्यों औलाद को पैदा करता है, क्यों उसको योग बनाता है? क्या इसलिए कि हम जब बूढ़े हो जाएं तो हमें अकेलापन हो, हमारा कोई क्रिमिनेशन करने वाला ना हो? ये सारी समस्याएं हमारे कल्चर में अब आ गई है। हम कोई नहीं चाहता, अब ज्यादातर लोग चाहते हैं कि बच्चा विदेश चला जाए, अच्छा पढ़े लिखे, तुम यहाँ क्या करोगे, तुम यहाँ दिक्कत तो आएगी। गांव में भी यही हालत हो गई है। मैं तो ये कहता हूं कि गांव और शहर में इतना अंतर हो गया है। दादरी, ये सब दादरी क्षेत्र में आता था, तहसील दादरी होती थी। दादरी ने पैदा किया नोएडा को, दादरी ने पैदा किया ग्रेटर नोएडा को। आज ग्रेटर नोएडा की कल्चर और दादरी की कल्चर में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। क्योंकि अगर किसी किसान का बेटा IAS बन जाए तो उसकी विचारधारा IAS जैसी हो जाएगी, और जो गांव किसान में जो खेती कर रहा है उससे उसकी मेल मिलाप नहीं होगी, उसे दिक्कत आएगी। अगर उसका बूढ़ा बाप उसके पास चला जाए मिलने के लिए तो उसे लगेगा कि लोग क्या कहेंगे कि इनका फादर ऐसा है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं तो शहर में भी रहता हूँ, मैं गांव में भी रहता हूँ, आज भी गांव में रहता हूँ। मेरे बच्चे ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, मेरे भाई नोएडा में रहते हैं, मैं गांव में रहता हूँ। मुझे गांव की कल्चर अच्छी लगती है, आता रहता हूँ, रोज सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहता हूँ, तो मैं आता हूँ। आज बहुत बड़ी समस्या है, समस्या बुजुर्गों के साथ ऐसी है, उसकी समस्या तो पैसे की, कि झगड़ा होगा, खर्चा कहाँ चलेगा, बेटे पोते। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बस आपको बधाई और भगवान से प्रार्थना है कि जिस मिशन को लेकर आप चले हैं आप आगे बढ़े, हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला के साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको ही गांव वालों का इंटीग्रेटिव समझकर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सबको जोड़िए और इस NGO में सारे लोग आ जाएं।
मैं अध्यक्ष रहे हैं और गांव और शहर सबसे जुड़े हुए हैं और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इंसेप्शन से ये यहाँ पर है और कैप्सी के भी रिप्रेजेंटेटिव है, ये उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो कैप्सी भी इसमें रिप्रेजेंट हो रही है। अपनी बात सूक्ष्म से कह के हम लोग फिर लंच के लिए प्रस्थान करेंगे। 2 मिनट में अपनी बात को सूक्ष्म से रखने की कोशिश करें। सभी को प्रणाम, नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी पुलिस और समाज के जो आज चीफ जस्टिस साहब को, सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक बहुत सुंदर कार्यक्रम किया है और इसका एक मैसेज सब लोगों में बहुत अच्छा जाएगा। इसके लिए पूरी टीम बधाई के पात्र है। हमारे डॉक्टर योगेंद्र नारायण साहब, हमारे डॉक्टर देवदत्त साहब, सुब्रमण्यम साहब, सभी लोग यहाँ पर, चंद्रा साहब सब बैठे हुए हैं, सबने बहुत अच्छे विचारों से हमें अवगत करवाया। बहुत ही अच्छी बात है। मैं 3-4 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। बेसिकली अभी हम लोगों के पास, जैसे हमारे पंडित जी कह रहे थे, पंडित पीताम्बर शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि गांव और शहर में फर्क है। गांव के अंदर लोगों पे पैसा नहीं है, शहर के अंदर पैसा है। मैं चाहूंगा कि जो हमारे शहर के लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो एक ऐसा फंड क्रिएट करें कि जो हम जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनकी भी मदद कर सकें, उनका सहयोग कर सकें, चाहे वो दवाई के लिए हो, चाहे वो कपड़े के लिए हो, चाहे उनके रहने के लिए। ये एक फंड ऐसा क्रिएट किया जाना चाहिए और इसमें हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा, चाहे वो शहर के हों, जिनके पास पैसा है, जो दे सकते हैं, उनको इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। इसमें आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो आप सरकार में हमारे अधिकारी हैं, जब तक आप भी अधिकारी रहे, बहुत सारे अधिकारी ऐसे रहे जिन्होंने काम किया, अच्छा काम किया, समाज के लिए अच्छा काम किया। हम लोग आपके पास गए, आपने हमारी बात को सुना, लेकिन बहुत सारे अधिकारी ऐसे रहे जिन्होंने सर्विस में रहते हुए हमारे समाज के लोगों की बात को नहीं सुना और उनके कोई ऐसे काम नहीं किए जो समाज को आगे सम्मान मिल सके। आप नोएडा शहर की बात करें, आप देवदत्त शर्मा साहब बहुत दिन रहे यहाँ पर, बड़ा अच्छा काम किया, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। और डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी ने ग्रेटर नोएडा के लिए बड़ा काम किया। लेकिन नोएडा के अंदर ऐसे कोई सामाजिक वृद्धाश्रम या वृद्धों के बैठने के लिए लाइब्रेरी या कोई ऐसी चीजें नहीं बनी जहां पर हमारे सम्मानित लोग, सीनियर सिटीजन लोग जाकर बैठकर अपना टाइम पास कर सके। ये नहीं बनी। कोई उनके कार्यक्रम के लिए ऐसे क्लब नहीं बनाए गए जहां पर वो जाकर काम कर सके, अपना टाइम पास कर सके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने अभी हमारे लोक मंच के बैठे हुए थे महेश सक्सेना साहब, उन्होंने एक लाइब्रेरी नोएडा में गठित की है। मैं तो उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वहां पर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, वो सम्मान के पात्र हैं। लेकिन नोएडा के अंदर अभी तक, या ग्रेटर नोएडा में भी ऐसी लाइब्रेरी, ऐसे कोई सेंटर, ऐसे कोई क्लब नहीं बनाए गए जो जहां पर वहां पर लोग जा सके। तो मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे यंग लोग हैं, जो आज IAS और IPS आज हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि आपको भी कल वृद्ध होना है, आपको भी सीनियर होना है, आपको कल वहां पर काम करना चाहिए। ये कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आज तो हम सर्विस में रहते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लोगों को पैसा दिखता है, उस पर लोग काम करते हैं। लेकिन समाज के लिए भी करो, कल आपको समाज के बीच में जाना है। बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं आप में जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, आज समाज में दिल खोलकर जा सकते हैं। आज यहाँ पर मैं बता दूंगा, सबसे बढ़िया रहेगा सब। Thank you so much, panel 1. Especially the panel 1 in heartbreaking incidents. सरकारी दफ्तर हैं, हमारे थाने हैं, पुलिस चौकियां हैं। अगर हमारे सीनियर सिटीजन जाते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, बैठने की जगह मिलनी चाहिए, वहां पर जाकर उनकी बात को सुना जाना चाहिए। आज भी अगर हमारे लोग जाकर लाइन में खड़े हो, 70 साल के आदमी पुलिस की लाइन में जाकर खड़े हो जाए, राशन की लाइन में जाकर खड़े हो जाए, अस्पताल की लाइन में जाकर खड़े हो जाए, तो ये देश का सम्मान नहीं है, सीनियर सिटीजन का सम्मान नहीं है। उन लोगों के लिए हेल्प डेस्क होनी चाहिए हर जगह, ताकि वो जाकर बैठे और उनकी बात को सुना जा सके। ये पॉइंट होने चाहिए। सरकारी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि अब एनी टाइम वालों ने अभी बात को रखा अपनी, मैं कहना चाहता हूं, जो भी हमारे थाने पुलिस चौकी हैं, थाने के
हर थाने में, पुलिस चौकी में हमारे सीनियर सिटीजनों का रिकॉर्ड होना चाहिए। एक हफ्ते में एक बार हमारे पुलिस के अधिकारी वहां सिपाही या कोई भी टेलीफोन करके या वहां पर टेलीफोन ना करके उनके घर जाकर उनको देख ले कि वो सुरक्षित हैं, वो ठीक ठाक हैं। बहुत सारे बेचारे, कई घटनाएं नोएडा में ऐसी हुई हैं, 7 दिन तक 10 दिन तक 2 बहनें घर में पड़ी पड़ी मर गई, उनको कोई देखने वाला नहीं मिला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में पड़े पड़े, उनको नौकर चाकर भी नहीं होता, बेचारों को बिना पानी के, बिना दवाई के, बिना रोटी के मर जाते हैं। तो कम से कम हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं मेरे बहुत सारे RWA के लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा जो RWA के लोग बैठे हुए हैं कि भाई अपने सेक्टर में जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनका आप लोग भी रिकॉर्ड रखें, उनका ध्यान रखें, अपने चौकीदार को भेजकर एक बार पता करवा लें हफ्ते में एक बार। ये मेरा आपसे भी अनुरोध है। मैं चाहूंगा कि वो लोग इस पर काम करें। इसके साथ ही बहुत सारे लोग हैं जिन पर अपना मकान नहीं है, उनको ब्याज रहित ऋण मिलना चाहिए। उनके बच्चे अगर बाहर चले गए हैं उनको देखभाल होनी चाहिए। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत ही अच्छा काम किया गया है। धन्यवाद देना चाहता हूं शारदा हॉस्पिटल की टीम को, जिन्होंने डॉक्टर के गुप्ता साहब ने, RC गुप्ता साहब ने, उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस काम के लिए हम लोगों को यहाँ पर बुलाया, हमारी बात को सुना और जो हमारे पदाधिकारी अधिकारी डॉक्टर देवदत्त शर्मा जी, योगेंद्र नारायण साहब और हमारे बालाकृष्ण साहब, माननीय चीफ जस्टिस साहब, आप सबसे अनुरोध है कि आप इन चीजों की तरफ ध्यान रखें और हमारे सीनियर सिटीजन, देहात वालों को, गांव वालों को, शहर वालों को, हमारे पास टाइम ही टाइम होता है, हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, एक दूसरे के साथ जा सकते हैं और हंस खेल कर बात कर सकते हैं। उसके लिए क्लब जरूर बनाया जाए, उसके लिए काम। धन्यवाद।